हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें एमपी बोर्ड में जो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे डले हुए कुछ प्रश्न बैंक के क्वेश्चन समझपरक व ज्ञानपरक प्रश्न के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड ने अपनी प्रश्न बैंक की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम ये प्रश्न को पढ़े या ना पढ़े। तो आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आपको सबसे बेस्ट तैयारी करने के लिए ही एमपी बोर्ड ने समझपरक प्रश्न और ज्ञानपरक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अपलोड किया है। ठीक है, तो आप न एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, लेकिन आप क्या काम कीजिए, इसको आधार मानकर ही पढ़ाई कीजिएगा। तो जब आप इसको आधार मानकर पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए या फिर नहीं भी आए। ठीक है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, लेकिन आप यदि इन क्वेश्चन की बेस्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 21। अनुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको ये अनुसंख्यक गुणधर्म को प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। अर्धपारगम में ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं। आपको पता है विलयन के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक? एक पहला घटक होता है फ्रेंड्स विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, आपको 2 घटक पता होना चाहिए, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक इन दोनों में से फ्रेंड्स किसके अणु केवल और केवल विलायक के अणु ही प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, विलेय के नहीं। और झिल्ली एक चादर या फिल्म की तरह होती है, किंतु इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी प्रकृति अर्ध सूक्ष्म होती है। इन छिद्रों से में से केवल किसके? विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, विलेय के नहीं। तो ठीक है, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली फ्रेंड्स कापर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोलरता और मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, देखिएगा, मोलरता किसे कहते हैं? तो मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। सबसे पहले तो आपको उसकी परिभाषा लिखना है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। और क्या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और अंतर है, मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं और मोलरता में विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अंतर है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इस विधि के लाभ भी लिखिए। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यह विधि बहुत ही बड़ी है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि आप चित्र का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं तो यह विधि इतनी ईजी है कि बहुत ईजी। ठीक है, तो आप PDF में फिर पढ़ लीजिएगा इस विधि को, लेकिन मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि ये विधि कैसे परासरण दाब मापने की है ना। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं चित्र से। ठीक है, देखिएगा, हमने यहाँ पर चित्र भी दिया है आपके पास। देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये परासरण दाब याद करने की बर्कले एवं हार्टले की विधि है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या काम करना है, विधि में जो जो भी उपकरण लगे होते हैं उनके बारे में बताना है कि विधि में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखो इस विधि के उपकरण में 2 समकेंद्रीय नली लगी होती है। ठीक है, कितनी नली लगी होती है? 2 समकेंद्रीय नली होती है, जिनकी भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है। देखिए, ये समकेंद्रीय नली लगी हुई है, ये 2
ठीक है, जिसकी भीतरी नली कैसी सरंध्र पात्र से मिलकर बनी होती है और इस पर विद्युत विधि से तैयार की हुई कॉपर फेरोसाइनेट की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इस नली पर कैसे कॉपर फेरोसाइनेट की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। ठीक है, आपको इतना याद करना है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसके एक सिरे पर केशिका नली, देखिएगा लगा है एक सिरे पे केशिका नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी होती है। ठीक है, इस सिरे पे टोटीदार कीप लगी हुई है। अब देखिए इस सरंध्र नली को घेरे हुए देखो, ये जो सरंध्र नली है इसको घेरे हुए एक बाहरी नली गन मेटल की बनी होती है। देखिए ये जो बाहरी नली बनी हुई है ना, ये जो नली बनी हुई है ये काय के मिलकर बनी हुई है, गन मेटल की बनी हुई है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इस बाहरी नली में एक जलरोधक पिस्टन लगा होता है। लगा है फ्रेंड्स, देखिए ये जलरोधक क्या लगा है, यहाँ पर पिस्टन लगा है। ठीक है, और क्या होता है, जिसमें विलयन की सतह पर क्या डाला जाता है, दाब डाला जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपने को क्या काम करना है कि दाब मापने के लिए हमको यहाँ प्रयुक्त दाब मापी भी लगा होता है एक। देखिए अब इसकी हम विधि देखते हैं, विधि क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बारे में और बताते हैं अच्छे। देखिए क्या होता है, भीतरी नली में आसुत जल भरा होता है। कौन सी नली में, भीतरी नली। ये जो भीतरी नली यहाँ पर कौन सा जल भरा रहेगा, आसुत जल भरा रहेगा। ठीक है, इस नली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस नली में आसुत जल भरा होता है। आरंभ में सबसे पहले केशिका नली में फ्रेंड्स जल का तल नोट कर देते हैं। मान के चलो कि केशिका नली में जल का तल नोट करना है, तो इस केशिका नली में सबसे पहले जल का तल नोट कर लेते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि बाहरी नली और कौन सी जल के बीच में नली, जो गनमेटल की नली बनी होती है, इसमें क्या काम करते हैं हम लोग, उस विलयन को भरा जाता है जिसका परासरण दाब निकालना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक विलयन भर दिया है, यहाँ पर भी विलयन भर दिया और यहाँ पर भी विलयन भर दिए। ठीक है, वह विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब निकालना होता है। और परासरण द्वारा भीतरी नली से जल का प्रवाह किसकी ओर होने लगता है, देखिए यहाँ से इस जल का प्रवाह किसकी ओर होने लगेगा, विलयन की ओर। यहाँ से जल का प्रवाह किसकी ओर होने लगेगा, विलयन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जब जल का प्रवाह विलयन की ओर होने लगेगा, है ना, और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, तो झिल्ली से केवल विलायक के अणु किधर प्रवेश करेंगे, विलयन की ओर प्रवेश करते हैं। तो देखिए अर्धपारगम जो केशिका नली होती है, केशिका नली में जल का तल कहाँ आने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है। ठीक है, मान के चलो कि तल यहाँ था तो आप तल नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, तल नीचे की ओर जैसे ही आने लगता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, पिस्टन की सहायता से इतना दाब डालते हैं कि फिर से जल का तल कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए, जैसा का वैसा हो जाए। ठीक है, तो जैसे पिस्टन से जल का तल स्थिर हो जाता है तो क्या काम करते हैं, हम जितना दाब डालते हैं वो दाब मापी की सहायता से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये दाब मापी की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, दाब नोट कर लेते हैं, और यही उस विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स कितनी ईजी है, बहुत ईजी। आप 1 से 2 बार रिविजन करोगे इसका, ये क्वेश्चन आपको और बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस विधि के मैं आपको लाभ बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लाभ के बारे में देखते हैं, लाभ क्या है। देखो परासरण दाब निकालने में बहुत कम समय लगता है। इस विधि में आपको ये याद रखना है, परासरण दाब निकालने में बहुत कम समय लगता है। विलयन की सांद्रता न बदलने से परिणाम बिल्कुल सही मिलते हैं, है ना, एक भी परिणाम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है फ्रेंड्स। अर्धपारगम्य झिल्ली पर अधिक दाब न पड़ने से वह टूटती भी नहीं है ना, ये इसका बहुत अच्छा लाभ है। नेक्स्ट, उच्च परासरण दाब का भी मापन किया जा सकता है, ये इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा है कि परासरण दाब मापने के बर्कले में हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इस विधि के लाभ भी लिखिए। ठीक है, तो आप कर लेंगे फ्रेंड्स। मैंने जितना कहा ये सभी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में दे दिया है, और इस पीडीएफ की लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से पहले वीडियो को फुल वॉच करिएगा, उसके बाद में आप पीडीएफ को फिर से पढ़िएगा, तो आपको जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ टर्मोलॉजी दी है विलयन से संबंधित। ये टर्मोलॉजी एग्जाम में 100% फ्रेंड्स बनती है। ठीक है, जैसे नॉर्मलता, मोललता, पीपीएम, मोलरता, हेनरी का नियम, फार्मलता, मोल प्रभाव। तो मैंने यहाँ पर आपको हेनरी का नियम तो पढ़ा दिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जो बाकी टर्मोलॉजी है जैसे नॉर्मलता, मोललता, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। नॉर्मलता बहुत ईजी है। देखिए नॉर्मलता क्या होता है,
किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, कितने लीटर विलयन में उपस्थित? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है और उदाहरण को हम समझेंगे किसके अकॉर्डिंग? हम समझेंगे यहाँ पर जो मैंने इसकी परिभाषा दिया है। देखिए, अब हमने यहाँ पर इसका सूत्र भी दिया है कि नॉर्मलता क्या होता है। देखिएगा, नॉर्मलता विलयन के ग्राम प्रति लीटर में विलय का द्रव्यमान अपान विलय का ग्राम तुल्यांक। देखिए, विलय का ग्राम तुल्यांक हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ईबी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ईबी। ठीक है, विलय का भार को हम WB से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया है तो हम 1000 का गुना करते हैं, यदि मिलीलीटर में नहीं दिया है तो हम 1000 का गुना नहीं करते। ठीक है, क्लियर? तो आपको ए बी, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल N इजिकल टू विलय का भार WB है ना, अपान में क्या? विलय का तुल्यांक भार EB इंटू में 1000 अपान में क्या आ जाएगा? विलयन का मीटर में मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, B मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स मोललता के बारे में। तो मोललता क्या किसे कहते हैं? देखो, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले पदार्थ के मोलों की संख्या है, इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है मोललता। ठीक है, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलय का द्रव्यमान अपान विलय का आणविक द्रव्यमान, इसे हम क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट ppm। सबसे पहले तो आपको ppm का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है क्या? पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है अपना ppm। अब देखिएगा, अब ppm आपको पता है कि जब विलयन में विलय का सांद्रण बहुत कम है तब हम इस इकाई का उपयोग करते हैं। अंश या भाग आयतन या द्रव्यमान के रूप में हो सकते हैं। और ppm इजिकल टू होता है घटक A का द्रव्यमान अपान विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ppm के बाद मोललता, है ना। किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले पदार्थ के मोलों की संख्या है, इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। जो मोलरता है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है ना। जो मोलरता होती है उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और जो मोललता होती है उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा मिसप्रिंट छप गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ कि गैसों की विलयता पर दाब का प्रभाव दर्शाने के लिए विलियम हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है आपको पता है ना। ठीक है, वो भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। फार्मलता के बारे में बात करते हैं। फार्मलता किसी विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित हो, फार्मलता कहलाती है। और यह उस विलयन में प्रयुक्त होती है जहाँ विलय का संगुणन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जहाँ विलय का क्या होता है? संगुणन होता है। फार्मलता F इजिकल टू होता है पदार्थ का ग्राम सूत्र में भार अपान विलयन का लीटर में आयतन। और ग्राम सूत्र भार इजिकल टू क्या होता है? पदार्थ का भार अपान में क्या? पदार्थ का सूत्र भार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलायक या विलय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि विलय के मोलों की संख्या NB और विलायक के मोलों की संख्या Na हो तो विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, हमने परिभाषा में क्या देखा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलायक या विलय के मोलों की संख्या। तो देखिएगा, हम मान के चलते हैं 1 से के बारे में बात करते हैं। 1 से विलायक का मोल प्रभाज इजिकल टू क्या हो गया? विलायक के मोलों की संख्या Na अपान विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB। ठीक है, ये हो जाएगा। और किसकी बात करते हैं? विलय का मोल प्रभाज। तो विलय के मोल प्रभाज को हम 120 से प्रदर्शित करते हैं, इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये NB अपान में क्या? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB। ठीक है, अब देखिएगा, आपको ये भी एग्जाम में यदि 1 अंक से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये भी पूछा जाता है कि किसका विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग कितने होता है? 1 होता है। आपको ये भी याद रखना है, XA प्लस XB इजिकल टू कितना? 1। यदि आप इस टर्म को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो इनको जोड़ते हैं तो आपको ये मिल जाएगा XA प्लस XB इजिकल टू 1। यहाँ से कई सारे फार्मूले निकलते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमारे समझ परख का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, इसी तरह हम पूरे
अब हम समझ परक, ज्ञान परक ऐसे लेसन नंबर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, एकदम ध्यानपूर्वक समझना है। समझने के साथ साथ इसका 1 से 2 बार आपको क्या पीडीएफ से क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आपको ये चीज़ें डेफिनेटली कैसी हो जाएगी, याद हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखें। हम जितना सहयोग हो सके हमारे तरफ से हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।